Hello everyone. Today we'll study a famous poem, The Lake Isle of Innisfree. And this poem is written by William Butler Yeats. So before starting reading this poem, let's start reading the introduction of this poem. So this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy, and this poem is a lyric. इसकी ये जो पोम है ये एक लिरिक है, ये एक म्यूज़िकल पोम है. इट्स अ म्यूज़िकल पोम, यानी कि एक सॉन्ग के फॉर्मेट में है ये पोम. और इस पोम के अंदर जो पोइट है उसकी डिज़ायर क्या है कि वो इन्निसफ्री प्लेस पर जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे शांति चाहिए और वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है, इन्निसफ्री में जाना चाहता है जहाँ पर उसने जो है कि बहुत सारा अपना जो टाइम है वहाँ स्पेंड किया था, तो ये वापस वहाँ जाना चाहता है. एंड इन्निसफ्री हियर इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. तो ये बहुत ही क्वाइट प्लेस है और पोइट का वहाँ पर रीज़न जाने का ये है कि उसने अपना जो चाइल्डहुड है वो वहाँ बिताया था, उसकी काफ़ी स्वीट मेमोरीज. दैट्स वाई ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइल ऑफ इन्निसफ्री. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोम. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles mead, and 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the beloved glade. So firstly we will discuss the difficult word meanings used in this stanza. So here arise means stand up. Cabin means small room. Wattles means twisted sticks for making fans, walls. ओके यहाँ पे आप स्टिक्स देख सकते हैं, छोटी छोटी ये जो मुड़ी हुई जो स्टिक्स होती हैं जो कि फेंस की वॉल्स बनाने में या फिर फेंसेस बनाने में यूज़ की जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड वेटल्स. ग्लेड मीन्स क्लियरिंग ओपन स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेड. एंड बी लाउड हियर रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द buzzing of the bees. So let's start reading this stanza. So here I here refers to the poet William Butler Yeats, and he says that he wants to go to Innisfree, and over there he will build a small cabin. He will build a small room for himself with clay and small sticks which are used to make walls of the fence of the cabin. And as he need some food to eat also, so he will grow 9 rows of beans near his room. यानी कि वो अपने रूम के पास क्या उगाएगा, वो बीन्स उगाएगा. Also he will get the honey from the honeybee hive. So he says that the open space where he will build his room will be full of buzzing sound of the bees, and over there he will live alone in peace and tranquility. So यहाँ पे जो पोइट है विलियम बटलर यीस्ट वो कहते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो इन्निसफ्री जाना चाहते हैं. और जब वो इन्निसफ्री जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने लिए एक छोटा सा कैबिन बनाएंगे, एक छोटा सा रूम बनाएंगे. किससे बनाएंगे वो रूम? वो क्ले से, छोटी छोटी स्टिक्स से अपना रूम बनाएंगे. और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो अपने रूम के बाहर, कैबिन के बाहर जो है 9 रोज़ ऑफ बीन्स हैं वो वहाँ पे बीन्स को उगाएंगे और वहाँ पर वो हनी बी से हनी मिलेगी उन्हें. एंड ही सेज दैट ओपन स्पेस वेयर ही विल, कि जो ओपन एरिया है जहाँ पर वो अपना
रूम बनाएंगे, वहाँ पर जब बीज का जो बजिंग जो साउंड होगा तो वहाँ उनको अकेले रहने से उन्हें शांति मिलेगी और वो बड़ी खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड वहाँ पर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. So here veils means a piece of fine material worn by a woman to protect or hide the face. Here you can see ये एक ब्राइड है, ओके और इसने क्या है, एक वेल पहना हुआ, यानी कि जैसे जो वीमेन होती हैं जो कि बुर्का वगैरह पहनती है अपने फेस को कवर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वेल। वेल को हम हिंदी में पर्दा भी बोलते हैं, ओके। एंड हियर cricket is an insect related to the grasshopper but with shorter legs. So here you can see grasshopper, here is a cricket. So ये जो cricket एक टाइप का ऐसा इंसेक्ट होता है कि जो कि ग्रास होपर के जैसे होता है, लेकिन इसकी जो लेग्स होती है वो छोटी होती है। और जो द मेल जो प्रोड्यूस आ कैरेक्टरिस्टिक म्यूजिकल चर्पिंग साउंड, और जो मेल जो क्रिकेट होते हैं वो एक टाइप का बहुत ही स्वीट म्यूजिकल जो चर्पिंग साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो glimmer means something which is shiny. Here glimmer means something which is shiny. So in this stanza the poet says that when in ends free he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. And he describes also how he would feel peaceful, because in the morning time when it is cloudy and as the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself, and looking at the scene will make him feel peaceful. And then further he says that when the male cricket insect will sing a song, so the sound will bring him at peace. सो यहाँ पे जो पॉइट है वो क्या कहता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो इंस फ्री जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इंस फ्री जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या मिलेगी, उन्हें शांति मिलेगी। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये शांति है ये कहीं से धीरे धीरे बहती हुई आ रही है। इसके बाद जो यहाँ पे जो टाइम है मॉर्निंग का, मिडनाइट का, इवनिंग का या फिर नून का, उसके बारे में बताया है कि पोइट कहता है कि जब क्लाउडी सा मौसम होता है, जब सुबह होती है, जब अच्छे से जो है लाइट नहीं होती है, थोड़ा सा जो है अच्छे से वो सीन नहीं होता है, थोड़ा ग्लूमी सा होता है, तो जब वो क्लाउडी वेदर होता है जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग ने एक टाइप का वेल जो है पहना हुआ है, अपने आप को जो है हिडन किया हुआ है, अपने आप को छिपाया हुआ है। उसके बाद जो पोइट कहते हैं कि जो वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कि जब क्रिकेट यानी कि जो मेल क्रिकेट है, जब वो अपनी स्वीट सी वॉइस में ऐसा लगता है जैसे उन्हें वो गाना गा रहे हैं, तो पोइट को पीस मिलती है, उन्हें शांति मिलती है। एंड देयर मिडनाइट इज़ अ ऑल अ ग्लिमर, वहाँ आधी रात में ओपन एरिया के अंदर, ओपन स्काई के अंदर चमकते हुए सितारों को देखना भी उन्हें क्या देता है, उन्हें शांति देता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो नून होती है, जो आफ्टरनून का टाइम होता है, जब सनलाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो, तो वो टाइम भी उसे क्या देता है, उसे शांति देता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, एंड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम when he will see the linnet bird flying in the sky, then also he will feel peaceful। कि जब शाम का टाइम होता है तो जब लिनेट यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, लिनेट भी जो बर्ड्स हैं, इनकी बीक क्या होती है, इनकी बीक बहुत छोटी होती है। सो ये होते हैं लिनेट बर्ड्स। तो जब शाम का टाइम होता है तो जब
पोएट लिनेट बर्ड्स को देखता है जो कि आकाश में उड़ रहे हैं, तो उनका उड़ना, उनकी चहचहाहट, उनकी चर्पिंग साउंड पोएट को एक टाइप की बहुत ही ज़्यादा शांति देता है। सो इस स्टैंजा के अंदर पोएट बताता है कि जब वो इंस फ्री के अंदर जाएगा, जब वो इंस फ्री जाएगा तो कैसे उसे जो है पीस मिलेगी वहाँ पर, कैसे वो शांति से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएगा, कि उसे ऐसा फील होगा जैसे शांति किसी जगह से बहती हुई आ रही है। और सुबह के टाइम जो मॉर्निंग जब होती है, जब व्यू अच्छे से क्लियर नहीं होता है, क्लाउडी सा वेदर होता है, तो उस टाइम उसे ऐसा लगेगा जैसे मॉर्निंग ने एक वेल पहना हुआ है और अपने आप को छिपा रखा है। और जब क्रिकेट, जो मेल क्रिकेट है, जब वो स्वीट वॉइस के अंदर जब वो अपना सॉन्ग सुनाएंगे तब उसे शांति मिलेगी। एंड जब मिडनाइट होगी और जब वो ओपन एरिया के अंदर खुली आसमान के नीचे जब वो बैठकर चमकते हुए सितारों को देखेगा तो उसे शांति मिलेगी। एंड नून और पर्पल ग्लो, और जब नून टाइम होगा, जब आफ्टरनून होगा, तो वहाँ पर जब सन की जो पर्पलिश जो ग्लो होगी, जब वो सनलाइट जब पर्पलिश ग्लो देगी, तो उस टाइम भी पोएट को शांति मिलेगी। और इवनिंग के टाइम पर जो लिनेट के जो विंग्स हैं, जो लिनेट बर्ड्स जो आकाश में उड़ते हुए जब वो देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। So in the next stanza the poet says, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. So यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं नाइट एंड डे मीन्स all the time, night and day means all the time, and lapping means striking, जब किसी भी नदी का पानी या फिर सी का जो वाटर होता है, जब वो रॉक से जब वो टकराता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइकिंग और लैपिंग। नेक्स्ट इज हार्ट्स कोर हियर मीन्स द innermost part of the heart. Okay, so in this stanza the poet says that now he will stand up and go to ins free, because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind, and this sound attracts him towards the lake. कि जो साउंड है ये जो बार बार रिपीट होता है, ये उसको उसके लेक की तरफ अट्रैक्ट करता है। And whenever he is either standing on the roadway or on the grey pavement, colored pavements, he hears the sounds deep in the innermost part of the heart. तो इस स्टेंजा के थ्रू पोइट क्या बताना चाहता है कि वो अब खड़ा होगा और वो कहाँ जाएगा, कि उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो इंस फ्री जाएगा, क्योंकि पूरे दिन और रात हर समय उसे जो लेक वाटर्स का जो साउंड होता है कि किस तरह से वो किनारे पर, शोर मतलब किनारा, उससे वो टकराता रहता है, वो सारी आवाज़ें लेक वाटर का जो साउंड होता है टकराने का, वो उसके माइंड में रिपीट होता रहता है, उसे वो बार बार याद आता रहता है। और ये जो साउंड है ये उसे बार बार उस लेक के पास जाने के लिए, उस जो इंस फ्री जो लेक है वहाँ जाने के लिए इसे अट्रैक्ट करता है। और जब भी ये, चाहे ये रोड पर खड़ा है, ये भी रोड पर खड़ा है या फिर पेवमेंट ग्रे पर खड़ा हुआ है, इसे ये सारी चीज़ें इसको वहाँ पर खींचती रहती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं, उसे ये लेक वाटर जो साउंड है वो सुनाई देता रहता है, ये अपने इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से वो साउंड सुनता रहता है। सो इस पोम के अंदर जो पोइट है वो वहाँ इंस फ्री में जाना चाहता है, क्योंकि the poet is reminded of his past and his boyhood when he visited the peaceful lake isle of Ainsfree. So he wants to go there and says that he will live there all alone. यानी कि वो वहाँ पर अकेला रहना चाहता है, वहाँ पर अपना एक कैबिन बनाना चाहता है, कैबिन के बाहर वो बीन्स उगाना चाहता है, और वहाँ से जो हनी हाइव है, जो हनी बी का जो हाइव है, वहाँ से वो हनी लेना चाहता है। उसके बाद पोइट कहता है कि मैं जब इंस फ्री
चला जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो इस वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी है उससे मैं तंग आ चुका हूँ। मैं इससे दूर किसी शांत माहौल में जाना चाहता हूँ, और वहाँ पर मुझे हर एक चीज़ से शांति मिलेगी, चाहे वो मिडनाइट का टाइम है, चाहे वो नून का टाइम है, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम है, चाहे क्रिकेट का सॉन्ग्स वो सुनता है, तो हर एक चीज़ उसे शांति देगी। उसके बाद पोइट कहता है कि जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ पर अगर वो जाता है तो जब भी वो किसी दूसरी जगह पर होता है, चाहे वो रोड पर खड़ा है, चाहे वो फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, तो उसे वो लेक वाटर, जो कि इन्सफ्री लेक का जो साउंड है, वो उसे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, और वो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से उन चीज़ों को फील करता रहता है। तो यहाँ पे पोइट एक इन्सफ्री प्लेस पर जाना चाहता है, और वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उस प्लेस से। सो वापस वो वहीं पर जाना चाहता है। सो ये थी आपकी पोम, इट्स कंप्लीट। So we'll discuss the literary devices that have been used all the stanzas of this poem. So firstly we'll take the first stanza. So here in this stanza, the rhyme scheme is A B A B. You can see ends free, then made, honeybee, glade. Ends free, made, honeybee, glade. So here ends free is A, then made is B, and honey is A, and glade is B, because Innisfree and honeybee is rhyming, made and glade is rhyming. So rhyme scheme is A B A B, और ये जो rhyme scheme है ये पूरे poem में same है. Next literary device that have been used in this poem is alliteration. And alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more closely placed words is called alliteration. So here are some examples of alliteration in this poem. Here you can see hive, honeybee, hive, honeybee. So here H and H. So here H sound is repeated. So alliteration is used in this stanza. Next literary device is repetition. You can see this line, I will arise and go now. So ये जो line है आपकी ये stanza 1 and stanza 3 में repeat हो रही है ये. It is repeated in stanza 1 and 3. So यहाँ पे poet ने repetition का use किया है. So let's move on the next stanza. Again in the next stanza rhyme scheme is same, that is A B A B. Okay. So second literary device is personification. So here morning is personification. Morning is personified to the veils of the morning. यानी morning को क्या बताया गया कि उसने एक वेल पहना हुआ है. तो यहाँ पे morning को एक वुमेन की जो है यहाँ पे क्वालिटी दी गई है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में मेटाफर का भी यूज़ हुआ है. मेटाफर का यूज़ कैसे हुआ है कि जो यहाँ पे जो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये किसके लिए यूज़ किए हैं, ये क्लाउड्स के लिए यूज़ किए हैं. सो हियर क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स. सो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ पॉइंट ने किया है. नाउ let's move on the next stanza. Again in this stanza the rhyme scheme is same, that is A B. You can see day and gray are rhyming, shore and core are rhyming. So rhyme scheme is same, that is A B. Then next literary device in this stanza is repetition. और ये जो लाइन है ये रिपीट हो रही है स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 3 के अंदर. सो
दिस लाइन इज रिपीटेड इन स्टेंजा 1 and 3. सो रेपिटेशन का यूज़ यहाँ पे पोइट ने किया है. नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. सो एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. सो यहाँ आप देखिए लेक लैपिंग लो. सो एल साउंड इज रिपीटेड हियर. सो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने किया है. सो ये थे आपके लिटरेरी डिवाइस जो कि इस फॉर्म के अंदर यूज़ किए गए हैं. आई थिंक दीज ऑल आर क्लियर टू यू. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with a new topic, with a new lesson. And to watch more videos, please subscribe our channel.